जी हाँ दोस्तों, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं आप सभी के लिए यहाँ पे बहुत ही शानदार सीरीज। जी हाँ, यह सीरीज में आपको डेली मैं 15 से 20 क्वेश्चन लाऊंगा जो नर्सिंग से रिलेटेड होगा, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगा। तो आज की इस वीडियो के हम शुरुआत करते हैं और यह वीडियो का मुख्य मकसद आप सभी अगर ANM की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप CHO का तैयारी कर रहे हैं, या फिर नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, सभी तरह के नर्सिंग एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। और डेली जो है 10 मिनट का ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा 10 मिनट समय देने से, ठीक है। तो चलिए हम अभी डेली एक एक क्वेश्चन ला रहे हैं। अगर ये सीरीज़ यूजफुल रहा, इफ़ेक्टिव रहा, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेली सुबह शाम इसको 2 सीरीज करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डेली हो और प्रैक्टिस आप लोग का बना रहे। तो सभी एग्ज़ाम के लिए दृष्टिकोण से बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। मैं मानता हूं कि ANM के लिए थोड़ा ये अपर लेवल का हो जाएगा, लेकिन जो अपर लेवल ANM की तैयारी ये सब कर लेंगी उनको वास्तव में नीचे लेवल का इससे क्वेश्चन का आसानी से बन जाएगा, ठीक है। बाकी स्टाफ नर्स, CHO, नर्सिंग ऑफिसर, इन सब के लिए तो ये प्रॉपर तौर पे है ही, ठीक है। चलिए आज हम लोग श्री गणेश यहाँ पे करते हैं। कह रहा है कि एक मरीज को अचानक सांस लेने में बहुत दिक्कत हो गया और SpO2 82 हो जाता है, मतलब कम गया है, तो नर्स के सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी। तो ऐसे कंडीशन में जब भी हम देखते हैं कि जब एक मरीज है उसको SpO2 कम जाए तो और सांस में दिक्कत होने लगे तो सबसे हमें प्राथमिकता जो देनी होगी वो क्या चीज़ का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में, हम जो है मरीज को पानी देना, एयरवे ब्रीदिंग का आकलन करना, मरीज का तापमान लेना, डॉक्टर को बाद में बताना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मरीज ऐसे कंडीशन में सबसे पहले एयरवे और ब्रीदिंग का आकलन करते हैं कि कहीं से कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह तो नहीं है, ठीक है, सब चीज़ क्लियर तो है, तो हम इसका पहले आकलन करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने में है कि एक एडल्ट में सबसे सटीक पल्स हम कहाँ से पाल्पेट कर सकते हैं या किया जा सकता है। सामान्य तौर पे पूछ रहा है, ठीक है, समानतः पूछ रहा है, समझ लीजिए। यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया है कि इमरजेंसी हो या ट्रॉमा के केस में, सामान्यतः दिया है। तो जब नॉर्मल कंडीशन की बात करेगा तो नॉर्मल कंडीशन में पल्स पाल्पेट सबसे ज़्यादा कहाँ से हम कर सकते हैं, महसूस कहाँ से कर सकते हैं, कैरोटिड से, रेडियल आर्टरी से, फीमोरल आर्टरी से, ब्रेकियल आर्टरी से। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा, रेडियल आर्टरी। अगर यहाँ पे कंडीशन दे देता ट्रॉमा, एक्सीडेंट दे देता तो फिर राइट आंसर गर्दन के पास कैरोटिड आर्टरी से करते हैं, ठीक है, तब शायद जो हाथ वाला रेडियल है वो फील ना करे। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि किसी मरीज में अचानक से हाइपोगैल्सेमिया हो जाए और मरीज बेहोश हो जाए तो नर्स को क्या नहीं देना चाहिए। याद रखिए, जब मरीज हाइपोगैल्सेमिया का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज लेवल कम जाना, और जब ग्लूकोज लेवल कम जाता है तो मरीज बेहोश भी हो जाता है, आप सब जानते हैं। तो फिर नर्स को उस कंडीशन में क्या नहीं देना चाहिए, ठीक है। देखिए, IV डेक्स्ट्रोज, भाई ग्लूकोज लेवल कम है तो डेक्स्ट्रोज दे ही सकते हैं, ग्लूकागोन दे ही सकते हैं, मुंह से पानी या ग्लूकोज डॉक्टर के निर्देशानुसार उपचार करें, तो ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन C ऑप्शन जो है, मुंह से पानी हम नहीं दे सकते हैं। एक मरीज अगर बेहोश है, ठीक है, अगर उसको आप मुंह से पानी देते हैं तो हो सकता है उसको जो है फेफड़ा में, सांस की नली में पानी चला जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है आपको C ऑप्शन इसका नहीं होगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर लेते समय अगर जो BP कफ होता है बहुत छोटा है तो रीडिंग कैसी आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जब ब्लड प्रेशर लेते समय आप जो नॉर्मल BP कप होता है, ठीक है, अगर वो BP कप से आप छोटा BP कप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चूँकि छोटा BP कप है तो छोटा BP कप है तो ज़्यादा प्रेशर देगा, ठीक है, आर्टरी पर, और ज़्यादा प्रेशर देगा तो हो सकता है BP का जो रीडिंग है वह जो दिखाना चाहिए उससे हाई दिखाएगा। तो यह क्या कंडीशन आएगा, पल्स लो, पल्स हाई, कोई प्रभाव नहीं, केवल पल्स बढ़ेगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए यहाँ पे राइट आंसर पल्स हाई होगा, यानी जो अपर साइड का जो BP बताएगा वो गलत बताएगा, ठीक है, पल्स हाई, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मरीज में ग्लास्को कोमा स्केल GCS 8 है, इसका क्या संकेत है। तो हम लोग जानते हैं 3 से 15 जो है आपको ग्लास्को कोमा में ये अपना इतना बीच में नंबर आ सकता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 8 से कम जो होता है वह गंभीर स्थिति होता है और वह जो है सदमा वाला कोमा में पेशेंट को बताता है, 8 से कम जैसे ही होता है। तो यहाँ पे ये जो है आप लोग को पता है 8 से कम सीवियर जो है कोमा को दिखाता है, मतलब मरीज सदमा में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मिल्ड न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट,
मॉडरेट इम्पेयरमेंट, सीवियर इम्पेयरमेंट, नॉर्मल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जैसे ही 8 यहाँ पे ग्लास्को कॉमा 8 या 8 से नीचे होता है तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सीवियर इम्पेयरमेंट बोलते हैं। ठीक है, गंभीर जो है क्षति बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है माय डियर, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है कि आईवी इन्फ्यूजन लगाते समय मरीज के आईवी साइट यानी जहाँ पे कैनुला लगाते हैं वहाँ पे सूजन, ठंडापन और दर्द दिखाई देता है, तो यह इससे संभावित कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो इससे संभावित कॉम्प्लिकेशन क्या है, ध्यान रखिए। थोड़ा थोड़ा जो है मिस्टेक आदमी को क्वेश्चन गलत कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या दिखा है कि आईवी साइट पर सूजन हो जाए, ठंडापन हो जाए और दर्द दिखाई दे, तो वह किसका कॉम्प्लिकेशन होगा। ऑप्शन में है फ्लेबाइटिस है, इन्फ्लेट्रेशन है, हेमेटोमा है, एयर इम्बोलिज्म है। ठीक है, तो सबसे पहले हीमोटोमा में होता है रक्त का थक्का जम जाना, जो कि ये होगा नहीं। और एयर इम्बोलिज्म मतलब होता है कि हवा का जो बुलबुला होता है उसे रुकावट पैदा होना, उसे इम्बोलिज्म बन जाना। तो ये तो दोनों होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है आईवी साइट पे। तो देखिए आईवी साइट पे होता क्या है कि जो हम वेन में लगाते हैं कैनुला, उसमें होता ये है कि कभी कभी वो जो है पंचर हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है, तो उसके जो लगा हुआ साइट है वहाँ से फ्लूइड जो आप देते हैं वह आसपास की एरिया में रिसने लगता है, जिससे वहाँ पे सूजन, और चूँकि आप द्रव दे रहे हैं तो ठंडापन करेगा, तो उससे ठंडापन और वहाँ पे सूजन हो जाता है। तो यह होता है इन्फिल्ट्रेशन का। किसका, इन्फिल्ट्रेशन का। अब आप कहेंगे कि फ्लेबाइटिस होगा, तो नहीं, फ्लेबाइटिस जो होता है यह एक इन्फ्लामेशन है जो वेन के इन्फ्लामेशन को बताता है। ठीक है, उसमें किसी भी आईवी का रोल नहीं होता है। ठीक है, और उसमें जो है ठंडा सूजन तो होता ही है, साथ में ठंडापन नहीं होता है। फ्लेबाइटिस में उस जगह पर गर्माहट लगता है और लालिमा हो जाता है, समझ लीजिए। तो ये अंतर है, आप ध्यान में रखिए। 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग एयर प्रिकॉशन की सबसे अधिक आवश्यकता रखता है। यानी वायु से होने वाला जो रोग है उसमें सबसे ज़्यादा जो आपका प्रिकॉशन की ज़रूरत है वह इनमें से किस रोग के लिए। ठीक है, हेपेटाइटिस बी, पीटीबी, टाइफाइड, मलेरिया। तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वह ऑप्शन नंबर बी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वायु के द्वारा ही व्यक्ति में प्रवेश करता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मरीज को मॉर्फिन देने के बाद उसकी रिस्पायरेटरी रेट 7 पर मिनट हो जाता है, तो सबसे पहले किस कॉम्प्लिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। देखिए मॉर्फिन देते हैं जो कि सीवियर गंभीर जो है पेन में देते हैं, सीवियर पेन में। तो मॉर्फिन देने का सबसे बड़ा एक कॉम्प्लिकेशन होता है कि मॉर्फिन देने पर जो आपका श्वसन दर है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए कि मॉर्फिन देने के बाद मरीज का श्वसन में, सांस में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, उसका सांस का जो लेवल नॉर्मल होता है रिस्पायरेटरी लेवल उससे कम तो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हाइपरटेंशन गलत, हाइपरग्लाइसेमिया गलत, कॉन्स्टिपेशन गलत, ऑप्शन बी रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। क्योंकि क्वेश्चन में ही कह दिया गया है कि रिस्पायरेटरी रेट 7 पर मिनट हो, और हम लोग जानते हैं 7 पर मिनट लो होता है, नॉर्मल 12 से 16 होता है, सब लोग को पता है। ठीक है, और 7 मतलब काफ़ी कम गया तो डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे है 9वां क्वेश्चन है, शरीर में पोटेशियम बहुत कम स्तर पर है, किस गंभीर समस्या का कारण बन सकता है। देखिए पोटेशियम हमारे बॉडी में क्या रोल निभाता है, तो हमारे बॉडी में पोटेशियम ऑप्शन में है कार्डियक एर्थीमिया, एरिदीमिया, इंक्रीज विजन, हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड, इंक्रीज हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले है पोटेशियम हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ाता है, पोटेशियम का थायराइड से कोई रोल नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा, और पोटेशियम का आँख से भी कोई रोल नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। बात समझ गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चूँकि पोटेशियम हमारे हार्ट के जो मूवमेंट होता है उसको नियंत्रण करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो पोटेशियम बहुत अगर कम हो जाएगा तो आपका हार्ट का जो एक्टिविटी है वो भी कम जाएगा, और फिर कार्डियक एरिदमिया मरीज में हो सकता है, यानी जो हार्ट का है लय जो है वह अनियंत्रित हो सकता है। चलिए 10वां क्वेश्चन है, किसी मरीज को अचानक एक तरफ कमजोरी यानी एक साइड कमजोरी, बोलने में कठिनाई और चेहरे का एक ही हिस्सा टेढ़ा होना, नर्स को सबसे पहले क्या सस्पेक्ट करना चाहिए, यानी क्या जो है सबसे पहले आकलन करना चाहिए। ध्यान रखें, मरीज को एक तरफ एक साइड कमजोरी, बोलने में कठिनाई और चेहरे का जो है एक हिस्सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में स्ट्रोक,
अस्थमा, गैस्ट्राइटिस, रीनल फेलुअर। अब ये बताइए, रीनल फेलुअर, गैस्ट्राइटिस या अस्थमा, इसमें बोलने में कठिनाई और चेहरे के एक हिस्सा टेढ़ा दिखाई देना, इन दोनों का, इस तीनों से कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। और हम लोग जानते हैं स्ट्रोक में होता क्या है, ब्रेन को ऑक्सीजन जो है मिलना, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन ब्रेन को नहीं मिल पाता है, और उस कंडीशन में बोलने में कठिनाई और चेहरे के एक हिस्सा टेढ़ा दिखाई देना, कमजोरी होना एक फेस में एक पॉसिबल है। तो इसीलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि स्टरलाइजेशन के बाद भी कोई वस्तु स्टरलाइज नहीं हुई तो इसका सबसे विश्वसनीय बायोलॉजिकल इंडिकेटर किससे संबंधित है? देखिए, आपने स्टरलाइज किया, स्टरलाइज का मतलब होता है कंप्लीट रूप से किसी भी कीटाणु को नष्ट कर देना, किसी भी जर्म को नष्ट कर देना, ठीक है, जड़ सहित। जबकि डिसइंफेक्शन में ऐसा नहीं होता, डिसइंफेक्शन में जड़ सहित नहीं होता है। ठीक है, तो स्टरलाइजर में कोई वस्तु स्टरलाइज नहीं हुई है तो इसका सबसे विश्वसनीय इंडिकेटर जो होता है वह कौन सा होगा? बैक्टीरियल स्पोर्स, वायरसल पार्टिकल, आरबीसी, फंगल हाइफी। देखिए, तो जब स्टरलाइज कोई चीज़, वही चीज़ मैंने बताया कि स्पोर मतलब होता है कि जड़ जहाँ से पनपता है, बैक्टीरिया जहाँ से पनपेगा वो होता है जड़। तो जब स्टरलाइज हो जाएगा कोई वस्तु, कोई सामान, तो वह कंप्लीटली जड़ सहित हट जाता है। ठीक है, अगर स्टरलाइज नहीं हुआ है तो उसका सबसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर होगा कि उसका जो जड़ होगा बैक्टीरिया का वो अभी भी मौजूद होगा उस जगह पर जहां आप स्टरलाइज किए हैं, तो बैक्टीरिया स्पोर आपको बताएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, बर्न पेशेंट में शुरुआती चरण में सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? तो एक जले हुए मरीज में शुरुआती चरण में सबसे बड़ा खतरा, 4 ऑप्शन है, फ्लूइड लॉस, शॉक, हेयर लॉस, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट शिफ्टनेस। एक जले हुए मरीज में जलने पर बॉडी से बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ जो है आउट हो जाता है, तो उस कंडीशन में हाइपोवॉल्यूमिक शॉक लगता है या फ्लूइड वॉल्यूम का लॉस होता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी मरीज में रक्तस्राव के साथ बीपी गिर रहा है, यानी ब्लीडिंग भी हो रहा है तो बीपी भी गिर रहा है, और ये चीज़ें नेचुरल है क्योंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी जाना, बहुत ज़्यादा तरल जाना, चाहे वो ब्लड हो चाहे कुछ भी हो, निकलने से व्यक्ति को बीपी गिरता है। ठीक है, और पल्स तेज हो जाता है। जब बीपी गिरने लगता है तो आपका पल्स रेट हाई होने लगता है। यदि यह किस प्रकार के शॉक की ओर संकेत करता है? शॉक का लक्षण आप लोग समझिए, जैसे मरीज में शॉक लगता है ना तो बीपी गिरने लगेगा और पल्स रेट हाई होने लगेगा। तो ये किस प्रकार के शॉक में होता है? तो ये होता है, आप लोग को मैं बता दूं, कार्डियोजेनिक, हाइपोवॉल्यूमिक, न्यूरोजेनिक, सेप्टिक शॉक। तो ये होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जहाँ पे आपको तरल पदार्थ की कमी से शॉक लगता है। ठीक है, 14 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि नर्स को मरीज में कार्डियक अरेस्ट का संदेह हो, यानी नर्स को ये लगे कि मरीज में कार्डियक अरेस्ट हो गया है, वह अनरिस्पॉन्सिव है, मरीज कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, समान रूप से सांस नहीं ले रहा है, तो प्राथमिक कार्य क्या करना चाहिए? जो आप लोग को पता चल जाए मरीज में कार्डियक, अचानक से कार्डियक हार्ट जो है बंद हो चुका है काम करना, ठीक है, मरीज कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सांस भी नहीं ठीक ढंग से ले पा रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग को पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, तो तुरंत खाना देना, भाई गलत, मरीज को अकेला छोड़ना गलत, केवल बीपी मापना गलत, तो राइट आंसर CPR देना और सहायता के लिए बुलाना, क्योंकि यह अब लास्ट पोजीशन है, यहाँ पे आपको सारे प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा जो आप जीवन बचाने के लिए कर सकते हैं। बच गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक मरीज को अचानक चेहरे, होठ और जीभ में सूजन है तथा सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, यह किस गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है? यानी एक मरीज है, उसको अचानक चेहरे में, उसके होठ में और उसके जीभ में सूजन हो गया और सांस लेने में भी कठिनाई होने लग रहा है, तो यह किस गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है? देखिए, सांस लेने में कठिनाई हो, चेहरा, होठ, जीभ में सूजन हो, तो यह गंभीर स्थिति किसका हो सकता है? एनीमिया में तो ऐसा नहीं होता है, डिहाइड्रेशन में भी ऐसा नहीं होता है, हाइपोथर्मिया में भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर एनाफाइलेक्सिस में होगा, यानी जो गंभीर रिएक्शन के कारण जो शॉक लगता है मरीज को, वह एनाफाइलेक्सिस शॉक होता है, और इसमें मरीज के चेहरे पर सूजन, होठ में सूजन और सांस में कठिनाई होती है। ठीक है, तो ये आपका आज का 15 क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन, नॉलेजेबल थ्योरिकल क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब आप इसको प्रैक्टिस करें, सारे ग्रुप में शेयर करें, डेली ये वीडियो आपको मिलेगा, आप अपना पढ़ाई शुरू रखिए। ठीक है, धन्यवाद।